Hello students. So today we are going to solve the questions of the chapter electrochemistry. So let us begin. Our first question says that given that the E naught values of some half cells are given and the question is being asked that the strongest oxidizing agent is, तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से strongest oxidizing agent कौन होगा ये हमें बताना है, राइट? तो अब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं दैट हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल or higher the electrode potential or the E naught value, greater will be the oxidizing strength. Greater will be the oxidizing strength. मतलब किसी भी दिए गए सेल का जो E naught का वैल्यू होगा, राइट? E naught का जो वैल्यू होगा दैट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा वो स्पीशीज जो है Mn प्लस स्पीशीज जो होगी वो क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, राइट? तो अब पहली बात तो दिए गए वैल्यूज को अगर हम देखें तो इन वैल्यूज में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा वैल्यू है the E naught of S2OH 2 minus and SO4 2 minus, राइट? तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी हाई है, तो मतलब S2OH 2 माइनस जो आयन है उस वो क्या होगा? वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट? तो इवन वी कैन सी दिस ऑप्शन इन अवर गिवन ऑप्शन, सो दैट विल बी, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज S2OH 2 minus. Then moving on to the next question. Next question says that calculate the standard cell potential in volts of the cell in which the following reaction takes place, and the E naught values are given in the terms of x, y and z. ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के जगह पे x, y, z इन लेटर्स का इस्तेमाल किया है और उन्हीं के टर्म्स में हमारे सारे ऑप्शंस है एज वी कैन सी. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो रिएक्शन हमें क्या दी गई है? Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस फॉर्मिंग Fe3 प्लस प्लस Ag, राइट? ओके. तो अगर हम इस सेल का E नॉट सेल लिखेंगे, E नॉट सेल, राइट? सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या लिखेंगे हम? द सेल पोटेंशियल of the reduction half cell, that is Ag plus Ag, minus the cell potential of the oxidation half cell, but we know that the cell potential which we write, it is always in the terms of SRP, that is the standard reduction potential, right? इक्वेशन हमारा ऐसे ही बनेगा. अब अगर दिए गए डेटा को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सिर्फ Ag प्लस Ag की वैल्यू है, दैट इज x वोल्ट, लेकिन ये जो E नॉट वैल्यू है फॉर दी हाफ सेल कंप्राइजिंग ऑफ Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस, ये हमारे पास नहीं है. तो ये वैल्यू जो है हमें दिए गए डेटा से, मतलब y वोल्ट और z वोल्ट जो दिया है उससे हमें ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम Fe2 प्लस Fe की बात करें जिसकी E नॉट की वैल्यू y दी गई है, तो उसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? दैट इज Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग Fe, राइट? तो इसकी E नॉट की वैल्यू दैट इज Fe2 प्लस 2 Fe कितनी दी है हमें? y वोल्ट दी है. इसके लिए अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन लिखूं दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट. नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब हम एक काम कर सकते हैं, हम इनको नंबर्स दे देते हैं. लेट अस से दिस इज E1, ओके, लेट अस से दिस इज E नॉट 1. तो फिर इसका गिब्स फ्री एनर्जी भी किससे डेजिग्नेट कर सकते हैं? डेल्टा G1, राइट? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यहाँ पे? 2, सो माइनस 2F E1 नॉट, राइट? ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं. सिमिलरली जो और एक वैल्यू हमें दी गई है दैट इज Z के टर्म्स में, वो किसके लिए है? रिडक्शन ऑफ Fe3 प्लस टू Fe. अब इसके लिए भी E नॉट के वैल्यू को हम E नॉट 2 कहते हैं, सेकेंड रिएक्शन है ऐसे मान लीजिए. वैल्यू कितनी दी गई है? Z वोल्ट. इसके लिए भी डेल्टा G कैसे लिखा जा सकता है? माइनस 3F E2 नॉट, राइट?
ओके, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें ना, तो अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक इक्वेशन मिलेगा दैट इज Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेटिंग रिड्यूस्ड टू Fe2 प्लस। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। अब इसके लिए डेल्टा जी लेटेस्ट से ये हमारी थर्ड इक्वेशन है मान लेते हैं। तो देखिए थर्ड इक्वेशन इसके लिए डेल्टा जी थ्री नॉट क्या होगा, अब इसका जो ई नॉट है इसे हम ई नॉट थ्री कहते हैं, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है राइट, Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस। तो फिर इसके डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, -1 Fe3 नॉट। एंड एज आई सेड अर्लियर, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टू इक्वेशन जो है हमारा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर करेंगे तो हमें इक्वेशन 3 मिलेगा। तो अगर इक्वेशंस ऐसे सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं तो इनके डेल्टा जी के वैल्यूज भी वैसे ही हम ऑपरेट कर सकते हैं। सो डेल्टा जी थ्री नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन। अब इनके जगह इनके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, -Fe3 नॉट इज इक्वल टू -3Fe2 नॉट -2Fe1 नॉट, राइट। ओके, F कैंसिल आउट हो जाएगा हर साइड का, -E3 नॉट इज इक्वल टू -3E2 नॉट +2E1 नॉट। अब E2 नॉट E1 नॉट इनके वैल्यूज देखिए हमारे पास है राइट, E2 की Z है सो दैट इज -3Z प्लस E1 की कितनी Y है +2Z इज इक्वल टू -E3 नॉट। देयरफॉर E3 नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये E3 नॉट इज इक्वल टू, ओ सॉरी, जो हमने E1 है हमारा उसकी वैल्यू Y है राइट, यहाँ पे करेक्शन कीजिए, Z की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे Y होना चाहिए बिल्कुल। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3Z माइनस 2Y राइट। अब यही वैल्यू किसकी है, यही वैल्यू हमारे इस Fe3 प्लस Fe2 प्लस इस हाफ सेल की है। सो देयरफॉर ये जो हमारा E नॉट सेल का इक्वेशन है हम इसको वापस यूज करेंगे। सो देयरफॉर E नॉट सेल इज इक्वल टू x -3Z-2Y, ब्रैकेट ओपन किया, x -3Z +2Y राइट। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए ये कैसे किया, एक इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ई नॉट सेल का जो हमें इक्वेशन मिला है यहाँ पे इसे डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि Fe3 प्लस Fe2 प्लस इस हाफ सेल की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारे पास नहीं थी, तो पहले हमने वो वैल्यू निकाली और फिर उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें आंसर क्या मिला, ऑप्शन ए दैट इज x -3Z +2Y। So moving on to the next question. The standard Gibbs energy for the given cell reaction in kilojoule per mole at 298 Kelvin is, and it is given that E naught for the cell is 2 volt at 298 Kelvin and Faraday's constant is 96000। ठीक है, इन्होंने दिया है यहाँ पे कि आप इतना कंसिडर कीजिए दैट इज 96,000 कूलम पर मोल। ठीक है, तो अब रिएक्शन क्या है हमारी, जिंक प्लस कॉपर Cu2 प्लस फॉर्मिंग Zn2 प्लस कॉपर राइट। E नॉट सेल it is 2 volt, F has a value of 9600, and what will be the value of N, that is the number of electrons that are either lost or gained, that is equal to 2 है ना। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का राइट। तो अब हमें क्या करना है, बस इन वैल्यूज को जो हमारा गिब्स एनर्जी का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का, दैट इज -NFE0 सेल, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो दैट इज -2 इंटू 9600 इंटू 2, तो ये कितना आया, -384,000 जूल पर मोल। लेकिन अब अगर ध्यान से देखें तो हमें आंसर पूछा गया है किलो जूल पर मोल में, बराबर है। सो इन किलो जूल पर मोल, इन किलो जूल पर मोल क्या हो जाएगी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, इसे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें आई है इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे राइट, किलो जूल पर मोल में करने के लिए। तो आंसर कितना बचेगा, -384 किलो जूल पर मोल। तो क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन
डी, सॉरी ऑप्शन सी, राइट, -384 किलो जूल पर मोल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A solution of NiNO3 twice, that is nickel nitrate, is electrolyzed between platinum electrodes using 0.1 Faraday of electricity. How many moles of Ni will be deposited at the cathode? तो मतलब निकेल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होने वाला है। तो हम जानते हैं कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, बराबर है। सो कैथोड पे कैसी रिएक्शन होगी, दैट इज Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Ni, दैट इज सॉलिड निकल। ये एक्वियस फॉर्म में होगा निकल का आयन, बराबर है। सो ये रिएक्शन कहाँ होगी, ये रिएक्शन कैथोड में होगी। अब उन्होंने हमें क्या दिया है कि हमने इस निकल नाइट्रेट के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितनी यूज की, 0.1 फैराडे। तो 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से कितना निकल कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब हम सीधे सीधे बात करें तो हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकेल एक्सेप्ट करता है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स पे 2 फैराडे जितना चार्ज होता है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैव 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बराबर है, राइट। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना दैट 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट्स 1 मोल ऑफ निकल, है ना। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करने की वजह से 1 मोल निकल क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 2 इंटू 96500 कूलम, राइट। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 फैराडे। अब देखिए आंसर हमें फैराडेज में पूछा है तो फैराडेज के टर्म्स में ही इसको रख सकते हैं, दैट इज 2 फैराडे। अगर कूलम में कुछ पूछा होगा तो आप फिर फैराडे, 1 फैराडे के जगह 96500 ये वैल्यू ले सकते। सो हम कह सकते हैं कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स 1 मोल ऑफ निकल। सो देयरफॉर हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है सेल में से, 0.1 फैराडे। सो 0.1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल डिपॉजिट हाउ मच, विल डिपॉजिट कितना डिपॉजिट करेगा निकेल, दैट इज 1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना 0.05 मोल्स ऑफ निकेल। कितने मोल्स डिपॉजिट होंगे निकेल के, 0.05, राइट। तो मतलब आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स S1 एंड S2, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बस करेक्ट रॉन्ग बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, द conductivity always increases with decrease in the concentration of electrolyte. Then statement 2 says that molar conductivity always increases with decrease in the concentration of electrolyte. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है रॉन्ग है, यही हमें बताना है। अब सबसे पहले अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो देखिए डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज इन डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कब होता है, जब आप उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, बराबर है। स्टेटमेंट क्या कहती है कि जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ेगा, राइट, या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। बट we very well know, we have studied this only already in the theoretical part of this chapter, we know that actually this statement is wrong, बराबर है। क्योंकि जो हमारी कंडक्टिविटी है, जो हमारी कंडक्टिविटी है वो एक्चुअली डिक्रीज होती है, वो एक्चुअली क्या होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with increase in dilution, with increase in dilution। जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे हम, मतलब जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम जितने आयंस होंगे ना उनका नंबर कम होता जाएगा जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को और ज्यादा डाइल्यूट करेंगे, और इसी वजह से कंडक्टिविटी एक्चुअली क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो एक्चुअली रॉन्ग है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जो है हमारी क्या कहा है, ऑलवेज इंक्रीजेस
with decrease in concentration. Decrease in concentration का मतलब है increase in dilution. अब ये जो स्टेटमेंट है, ओके, इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, और ऑल्सो यू कैन राइट कप्पा इंटू वी वेर वी इज द वॉल्यूम. अब देखिए, मोलर कंडक्टिविटी के केस में जैसे ही डाइल्यूशन होगा, क्या होगा, सी, डाइल्यूशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ही इंक्रीज इन डाइल्यूशन, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा. लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो कप्पा घटता है कि नहीं, राइट लेकिन जैसे मैंने कहा, ये थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इंक्रीज इन द वॉल्यूम is not totally compensated by decrease in the conductivity. Hence overall, okay, overall क्या होता है, जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है, बिकॉज वॉल्यूम फैक्टर इंक्रीजेस अ मच मल्टीपल टाइम्स, अ मच बिगर मल्टीपल टाइम्स एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन कप्पा. ठीक है, इसीलिए ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल भी ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे या कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे. सो स्टेटमेंट 2 इज एक्चुअली करेक्ट. सो देखिए, फिर स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that given that, so there are some standard reduction potential values given to us for the following half cells. नीचे क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज विल इंक्रीज इन द ऑर्डर. अब हमें ऑर्डर के अनुसार अरेंज करना है. अब अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे कुछ आयंस हमें दिख रहे हैं 4 ऑप्शंस में, तो इनको हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, राइट. अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वही जो अभी हमने कुछ देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, दैट इज हायर द ई नॉट वैल्यू, हायर द ई नॉट वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर. स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर. ठीक है, अब जरा इन वैल्यूज को गौर से देखिए. लुक एट दिस वैल्यूज 1.81, 1.67, 1.61 एंड 0.2. तो इनमें हाईएस्ट कौन है, 1.81, बराबर है. हाईएस्ट कौन है, 1.81. तो मतलब इसकी सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है कि नहीं, मतलब ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा. अगर ये खुद इजीली रिड्यूस हो रहा है, कौन, CO3+, तो ये सामने वाले स्पीशीज को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट. तो इसका मतलब अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है किसकी, कोबाल्ट 3+ की. एंड अगर ऑप्शंस को देखें तो वो हमारे ऑप्शंस में है, राइट. सो आफ्टर कोबाल्ट 3+, फिर उसके बाद किसकी वैल्यू है, 1.67, दैट इज ऑफ पीबी. सो फिर उसके बाद आएगा Pb4+, वही सेम प्रिंसिपल. फिर उसके बाद हमारा Ce4+, और सबसे लास्ट में Bi3+, Bi3+, right. So this will be the order for the oxidizing power. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is, the anodic half cell of a lead acid battery is recharged using electricity of 0.05 Faraday. The amount of PbSO4, that is lead sulfate, electrolyzed in grams during the processes and molar mass is given. ठीक है, देखिए निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमें दिया गया है, that is 303 ग्राम पर मोल. तो अब देखिए ये किसकी बात कर रहे हैं कि जो एनोडिक हाफ सेल है हमारा, वो क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है. क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है. तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि मतलब जिससे हमारा जो PbSO4 है उसके लिए आप ऐसी रिएक्शन लिखोगे, बराबर है. दिस विल बी द रिएक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग, ये चार्जिंग के वक्त रिएक्शन है, बराबर है, राइट. ओके, अब देखिए इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Pb ऑक्सीडाइज होता है इंटू Pb2+ बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, बराबर है. ठीक, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे प्रीवियसली हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई है वो कितनी है, 0.05 फैराडे, राइट. तो कितना PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज हुआ होगा इन ग्राम्स.
अब अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि 2 moles of electrons over here are lost, right? So 2 moles of electrons means only 2 Faraday. 2 Faraday, 2 moles of electron पे कितना चार्ज होगा? 2 Faraday. So 2 Faraday है ना, 2 Faraday of the charge will deposit the 1 mole of PbSO4. तो देखिए PbSO4 का मोलर मास कितना है? 303 ग्राम ऑफ PbSO4, राइट? अब ग्राम में ही बात करेंगे, मैं 1 मोल नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे आंसर ग्राम में चाहिए। सो 2 फैराडे अगर इतना PbSO4 डिपॉजिट कर सकते हैं, राइट, या इतना PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं, आप कैसे भी कह सकते हो, राइट? ओके, तो इलेक्ट्रोलाइज अगर करेंगे इतना PbSO4 तो 0.05 Faraday of electricity, 0.05 Faraday of electricity if passed, then how much PbSO4 will be electrolyzed? तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, that is 303 into 0.05 divided by 2 तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे ना, हमारा आंसर आता है लगभग 7.575 ग्राम, 7.575 ग्राम। अब अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो ये क्या हो जाएगा? 7.6 हो सकता है। तो देखिए एक ही, वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा आंसर और वैल्यू मैच हो रही है, दैट इज ऑप्शन बी 7.6, राइट? तो आंसर क्या होगा कि 7.6 ग्राम ऑफ ब्लेड सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा बाय पासिंग 0.05 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? क्वाइट इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says that if the standard cell potential for a cell is 2 volt at 300 Kelvin, the equilibrium constant for the reaction at 300 Kelvin is approximately, right? अब देखिए हमें क्या क्या डेटा दिया गया है, हमें दी गई है एक रिएक्शन, उसके लिए हमें दिया गया है जो हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ई नॉट, ओके, ई नॉट कितना दिया है? 2 वोल्ट, टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, राइट? आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू उन्होंने दी है कि हमें क्या लेनी है, और हमें क्या फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के किसके इक्वल होगा, राइट? ओके, अब देखिए जो हमारा इक्वेशन है ई नॉट का, उसे के टर्म्स में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में कैसे लिख सकते? ई नॉट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन ऑफ के, राइट? याद आया, थियोरी में हम ये पढ़ चुके हैं, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ एल एन ऑफ के। अब के की वैल्यू पूछ रहे हैं तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती? के इज इक्वल टू ई रेस टू एन एफ ई नॉट डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है? अब देखिए चाहिए तो मैं एलोबोरेट भी कर सकती हूँ, ये इक्वेशन कैसे आया होगा? सी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एन एफ ई नॉट डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू एल एन के, देयरफॉर के इज इक्वल टू ई रेस टू एन एफ ई डिवाइडेड बाय आर टी, राइट? ओके, तो अब हम बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, k इज इक्वल टू ई रेस टू एन कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? 2 इनटू एफ दैट इज 96000 इनटू ई नॉट कितना दिया है हमें? 2 डिवाइडेड बाय आर दैट इज 8, बोला इन्होंने कि 8 लीजिए, 8 जूल पर केल्विन पर मोल, 8 इंटू टेम्परेचर कितना है भाई? 300, बराबर है? तो देखिए अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो आंसर हमारा बचता है सिर्फ पीछे कितना? 160, राइट? ई रेस टू 160। सो हमारा आंसर क्या होगा? नो डाउट हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस। कुछ रिडक्शन प्रोसेसेस हमें दिए गए हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो हमें अब इन मेटल्स को रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग क्या करना है? अरेंज करना है, राइट? अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग पावर की, राइट, सो रिमेंबर रिड्यूसिंग पावर is actually inversely proportional to the standard reduction potential।
मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर होगी, राइट। अब अगर हम इन मेटल्स को देखें, ठीक है, जैसे कि निकेल हो गया, जिंक हो गया, और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। कैल्शियम के कितना है, -2.87, मैग्नीशियम -2.36, जिंक -0.76, निकेल -0.25। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैं क्या कह सकती हूँ, दैट एज आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिड्यूसिंग पावर इज इंक्रीजिंग, यस और नो, है ना। रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है। जैसे मैं निकेल से कैल्शियम की तरफ जा रही हूँ, तो फिर अगर कोई पूछे कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा फिर, सो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर कैसे लिखूंगी मैं, निकेल, जिंक, मैग्नीशियम एंड देन कैल्शियम, राइट। ठीक, तो फिर देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता है ऑर्डर के साथ, इट इज ऑप्शन बी, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेट, और जो आंसर है वो आवर्स में है, देख सकते हैं आप ऑप्शंस में। तो टाइम ही निकालना है हमें, हाउ लॉन्ग इट मीन्स टाइम। How long should water be electrolyzed by passing through 100 amperes current so that oxygen released can completely burn 2 point, sorry 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरिन, राइट। ठीक, तो देखिए क्या दिया है हमें, हमें तो दिया है कि करंट कितना पास किया, 100 एम्पियर्स जितना, उससे कितना डाइबोरिन जो है वो बर्न होगा, कितना डाइबोरिन बर्न होगा, 27.66 ग्राम। अब सबसे पहले तो ये कितना होगा, देखिए अगर हम डाइबोरिन का मोलार मास निकाले तो डाइबोरिन मतलब क्या, B2H6, राइट, B2H6। एंड वन मोर थिंग, देखिए हमें यहाँ नीचे दिया है एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन 10.8 म्यू, तो ये इसमें बात कर रहे हैं, यूनिफाइड मास में बात कर रहे हैं। अब मैं अगर मोल में बात करूंगी तो मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को ग्राम्स में ले सकती हूँ। सो कितने बोरॉन है, 2, सो 10.8 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 6, कितना आएगा वेट, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 27.6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे डाइबोरिन के, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, दैट इज 27.66 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखिए वैल्यू लगभग सेम है, तो मैं इसको 1 कंसीडर कर सकती हूँ, राइट। ओके, सो 1 मोल ऑफ डाइबोरिन एक्चुअली हम बर्न कर रहे हैं। अब ये रिएक्शन कैसी होगी, देखिए क्या कहा है कि हम एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, बराबर है। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, दैट इज B2H6 प्लस O2 फॉर्म्स B2O3 एंड H2, राइट। अब अगर हम बैलेंस करें तो 3O2 होगा यहाँ पे, और जो H2O है वो भी हमें 3 मोल्स लगेंगे, सॉरी H2O जो है 3 मोल्स रिलीज होंगे, राइट, सिंस इट इज अ प्रोडक्ट। ओके, इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है दैट 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मोल ऑफ डाइबोरेन। ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखी है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि 1 मोल डाइबोरेन को बर्न करने के लिए हमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे, राइट। फर्दर दे आर आल्सो सेइंग दैट वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, बराबर है। देखिए पहले लाइन में क्या कहा है, हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के वक्त क्या क्या होता है, मतलब कौन सी रिएक्शन होती है एनोड पे, कैथोड पे। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्चुअली मींस दैट इज यू आर ब्रेकिंग द वाटर इनटू, पहले तो 2H प्लस और फिर O2 माइनस। फिर उसके बाद क्या होता है कि कैथोड पे ये 2 हाइड्रोजन आयंस क्या कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और H2 गैस मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वही एनोड पे क्या होता है, जो हमारा O2 माइनस है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऐसे 2 लेंगे हम एटम्स, तो ये बन जाएगा O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। तो अब इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जब हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस
किया या फिर वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के वक्त 1 मोल ऑक्सीजन तैयार करने के लिए किससे 1 मोल पानी से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हमें 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। वैसे ही अगर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाने होंगे तो हमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे 12 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। बराबर है राइट। देखिए इन्होंने क्या कहा है हमें कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना वो क्या करेगा कंप्लीटली बर्न करेगा डाइबोरेन को। कंप्लीटली बर्न करेगा डाइबोरेन को। अब सबसे पहले तो हमें ये पता चल चुका है कि डाइबोरेन को बर्न करने के लिए 3 मोल्स ऑफ O2 तो लग रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉर द एनोड पे जो रिएक्शन हो रही फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम 1 मोल ऑफ वाटर 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। राइट, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन तैयार करने के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिक्वायर्ड है 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे ही यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे होंगे ऑब्वियसली 3 into 4 that is the 12 moles of electron। अब एक्चुअली ये जो O2 है जो डाइबोरेन को बर्न करने वाला है ये मिला कहाँ से है हमें, ये मिला है हमें वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से ही तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी राइट, कि जैसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 1 मोल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। सो देयरफॉर फॉर 3 मोल्स ऑफ O2 12 moles electron will be required, 12 moles of electron will be needed, right। okay, अब सुनिए, अब हम जानते हैं 12 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इन पे कितना चार्ज होगा 12 फैराडे। चार्ज कितना होगा 12 फैराडे जितना। अब हमारे पास एक इक्वेशन है क्या Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। अब Q मतलब ही चार्ज कितना 12 इंटू 96500 इज इक्वल टू करंट कितना दिया है हमें, देखिए यहाँ पे 100 एम्पियर्स। ठीक है, फिर हम यहाँ पे निकालेंगे टाइम, लेकिन अब जो टाइम निकलेगा ना क्योंकि करंट एम्पियर में है फिर जो हमारा चार्ज है वो कूलम में है, तो हमारा टाइम जो निकलेगा वो एक्चुअली पहले तो सेकेंड्स में आएगा। किस में आएगा सेकेंड्स में आएगा, दैट इज 12 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 100। अब इसी इक्वेशन को अगर हम 3600 से डिवाइड कर दे, किससे 3600 से, अब ये आंसर सेकंड्स में है लेकिन यही अगर हम इसे 3600 से डिवाइड करें तो अब ये आंसर आवर्स में आ चुका है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रफली हमारा आंसर आता है अराउंड 3.2, अराउंड 3.2 आवर्स, अराउंड 3.2 आवर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, resistance of 0.2 molar solution of an electrolyte is 50 ohms. The specific conductance of the solution is 1.4 Siemens per meter. Resistance of 0.5 molar solution of the same electrolyte is 280 ohms. The molar conductivity of a 0.5 molar solution of the electrolyte in Siemens per mole is। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो हमारा 0.2 मोलर का सॉल्यूशन है उसके लिए रेजिस्टेंस कितना दिया है हमें 50 ओहम दिया है राइट। ऐसे सॉल्यूशन की कप्पा की वैल्यू भी कितनी है 1.4 साइमेंस पर मीटर, मतलब भी कितनी 1.4 इंटू 10⁻⁻² साइमेंस पर सेंटीमीटर, बराबर है राइट। पर मीटर मतलब मीटर नीचे है ना तो इसीलिए 10⁻² आएगा। ओके, अब देखिए अब जो हमारा ये सॉल्यूशन है इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये जो डेटा हमें दिया गया है इस डेटा से हमें निकालना है सेल कांस्टेंट, दैट इज L अपॉन ए, दैट इज L अपॉन ए। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास कप्पा की वैल्यू है, बराबर है ओके। लेकिन जो हम इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए,
R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ताकि एल अपॉन ए का वैल्यू निकाल पाए, लेकिन हमारे पास रो है क्या, दैट इज द रेजिस्टिविटी। तो देखिए हमें कप्पा दिया गया है, तो उससे स्पेसिफिक कंडक्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब ही रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा, सो दैट इज 1 अपॉन 1.4 इंटू 10⁻⁻²। अब ये नीचे साइमेंस मतलब ही पर ओहम पर सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएगा तो क्या लिख देंगे, सिंपली ओहम सेंटीमीटर, राइट। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। So therefore L upon A is equal to R divided by रो। तो रेजिस्टेंस कितना है, 50, बराबर है। अब जो 1 अपॉन रो है, तो ये 1 अपॉन रो की ही वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 10⁻², तो ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, बराबर है, राइट, ओके। तो अब इसके बाद इसे बस सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो भी चलेगा, या फिर अगर इसको एज इट इज रखा आगे सॉल्यूशन में यूज किया तो भी चलेगा। अब ये हो गया 0.2 मोलार के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉर दी 0.5 मोलार सॉल्यूशन, वो जो दूसरा सॉल्यूशन है 0.5 मोलार का, राइट, उसकी बात करते हैं। उसके लिए क्या क्या दिया है, इसके लिए दिया है कि रेजिस्टेंस है 280 ओहम, राइट। अब कप्पा हमें पता नहीं, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो वही रहेगी, राइट, दैट इज 50 इंटू 1.4 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ओके, ठीक। चलिए, तो देखिए फिर इसके लिए हम कैसे लिखेंगे। अब हम वापस वही इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज कप्पा इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अपॉन रो, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, एंड 1 अपॉन रो को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है 1 अपॉन आर इंटू एल बाय ए। देखिए जरा, यही पे हमारे पास आंखों के सामने इक्वेशन है, राइट। सो 1 अपॉन रो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो डायरेक्टली वैल्यूज डाल देते हैं, बराबर है। तो क्या है, रेजिस्टेंस दिया है हमें 280, और एल अपॉन ए की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, बराबर है, इतनी आई थी। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आता है 2.5 इंटू 10⁻³ साइमेंस पर सेंटीमीटर, साइमेंस पर सेंटीमीटर। सो अब कप्पा निकल गया, तो अब हमें इसी 0.5 मोलर सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है। सो दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, सो दैट इज 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, 0.5 उसकी मोलरिटी है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आता है, हमारा आंसर आएगा लगभग 5, ओके, 5 इंटू 10⁻⁵ ये कितना बचेगा पावर पीछे, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो एक्चुअली पावर तो यहाँ पे रहेगा नहीं, बराबर है। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5, दैट इज द साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब ये सेंटीमीटर की बात चल रही है, लेकिन अगर हम दिए गए डेटा को देखें तो यहाँ पे एक्चुअली एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, साइमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल क्वेश्चन में। तो अगर यही साइमेंस, ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह अगर उन्होंने मीटर पूछा है, तो क्या करना है हमें, बस ऊपर 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻⁴ बन जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे फिर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर दी हाफ सेल रिएक्शंस, और नीचे दिए गए इस रिएक्शन के लिए ई नॉट फॉर 3Mn2 प्लस फॉर्मिंग Mn एंड 2Mn3 प्लस विल बी कितना होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। अब देखिए, अगर हम इन रिएक्शंस को देखें तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन पहले ही हमें दिया, लेट अस कॉल इट इक्वेशन 1, क्या दिया है, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Mn। अब इसकी जो E1 की वैल्यू है, लेट अस से दिस इज E1 नॉट -1.18 वोल्ट,
वोल्ट। इसके लिए डेल्टा जी वन नॉट कितना आएगा, -2f इंटू -1.18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 2.36 इंटू एफ। वैसे ही इक्वेशन 2 क्या दिया है, 2mn3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू और गिव्स Mn2 प्लस। इसके लिए E2 कहते हैं, अभी से E2 नॉट की वैल्यू 1.51 वोल्ट। तो हमारा डेल्टा G2 नॉट कितना होगा, -2 इंटू एफ इंटू 1.51, राइट। सो दैट इज इक्वल टू -3.02 इंटू एफ, बराबर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। टू में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिजायर्ड इक्वेशन हमें पूछा गया है वो इक्वेशन हमें मिल जाएगा। कैसे, देखिए, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from equation 1, subtracting equation 2 from equation 1, that is Mn2 plus 2 electron forming Mn, then 2 Mn3 plus 2 electron forming Mn2 प्लस, राइट। तो देखिए माइनस कर रहे हैं हम, बराबर है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 मीन्स 1 माइनस 2। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हमारा माइनस Mn2 प्लस है, राइट, माइनस, अच्छा यहाँ पे एक 2 मिसिंग है, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है पूरे ब्रैकेट को तो यहाँ पे भी 2Mn2 प्लस होना चाहिए। तो ये -2Mn2 प्लस जब लेफ्ट साइड आएगा ऐड करने के बाद ये ओवरऑल बन जाएगा 3Mn2 प्लस, गिविंग। अब जो ये नेगेटिव वाले टर्म्स जैसे कि -2Mn3 प्लस, तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड चला जाएगा, सो दैट इज 2Mn3 प्लस, और राइट साइड पे एज इट इज जो Mn है वो तो होगा ही, बराबर है। तो यही इसी इक्वेशन के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए, ई नॉट की वैल्यू चाहिए, बराबर है। ये कैसे मिला हमें, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा G3 नॉट ऐसा नंबरिंग कर दे तो इसी क्या बनेगा, -2 इंटू एफ इंटू ई नॉट, राइट। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, बराबर है, ठीक है। तो अब देख, अगर ऐसा है तो अब हमारा ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, दैट डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, right, delta G1 minus delta G2, that is 2.36 minus 3.02, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 5.38, 5.38। ओके, ये हमने, अगर हम कह रहे हैं कि डेल्टा जी ऐसे हो सकता है तो डेल्टा जी क्या होता है, -NF E3 नॉट इज इक्वल टू -NF E1 नॉट माइनस -NF E2 नॉट, राइट। तो सिमिलर टर्म्स हमने कैंसिल कर दिए, तो फिर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। तो ई नॉट की वैल्यू हमारी कितनी आई, 5.38 F। लेकिन अब ये जो 5.38 F आई है ये किसके लिए आई है, दिस हैज कम फॉर दी -2F E3 नॉट, इसे चाहिए तो आप E3 कह लीजिए। सो देयर फोर क्या होगा, -2F E3 नॉट इज इक्वल टू 5.3F। सो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, सो देयर फोर E3 नॉट इज इक्वल टू 5.38 divided by 2, that is equal to how much, that is equal to, लेकिन अब ये मत भूलिए कि इस E3 के आगे माइनस साइन भी है, so therefore it will be -2.69 वोल्ट, -2.69 वोल्ट, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, -2.69 वोल्ट। एंड विल द रिएक्शन ऑकर और नॉट, तो देखिए अब क्योंकि ई नॉट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है हमारी, इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी, हमें
कुछ ई नॉट वैल्यूज दिए गए हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। तो अब ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। तो बात वही है क्या, हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, higher the standard reduction potential, stronger is the oxidizing agent, right? Stronger is the oxidizing agent. तो अब अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो हमारी जो मैंगनेट वाली वैल्यू है, ठीक है, MnO4 minus Mn2 plus, that is per manganate ion and Mn2 plus. per manganate ion Mn2 plus ये जो हमारा हाफ सेल है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, that is 1.51 वोल्ट. सो देयरफॉर जो MnO4 माइनस है पर मैंगनेट आयन, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the electrode potential of M2 plus M of 3D series elements shows positive value for zinc, cobalt, Fe and copper. So we very well know, we even have this part in the D and F block chapter, that copper is the metal which shows positive value for the Cu2 plus Cu इलेक्ट्रोड, राइट? कॉपर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 minus plus 8H plus 5 electron forming Mn2 plus 4H2. E naught is 1.51 volt. The quantity of electricity required in Faraday to reduce 5 moles of MnO4 minus is, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर जो है करेक्ट नंबर हमें इंसर्ट करना होता है. अब देखिए ये जो रिएक्शन हमें दी है, क्या है रिएक्शन, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Mn2 प्लस एंड 4H2, राइट? अब इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन से हमें यह पता चलता है कि 1 मोल MnO4 माइनस, दैट इज 1 मोल ऑफ मैंगनेट आयन रिड्यूस होते हैं टू फॉर्म Mn2 प्लस एंड फॉर दिस 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड. कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, राइट? करेक्ट, ओके. तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फैराडे टू रिड्यूस 5 मोल. तो देखिए फिर 1 मोल MnO4 को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं. तो 1 मोल MnO4 को रिड्यूस करने के लिए, MnO4 माइनस को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कितना कूलम ऑफ चार्ज लगेगा, 5 फैराडे, राइट? बिकॉज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज द चार्ज ऑफ 1 फैराडे, दैट इज 96500 कूलम. सो देयरफॉर 5 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस को रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज लगेगा भाई, 5 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 25 फैराडे. और वैसे भी आंसर फैराडे में पूछा गया है, राइट? सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 25, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, for the given cell Cu2 plus and Cu2 plus Cu, change in Gibbs energy delta G is negative if, right? तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, कब होगा, और जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं करेक्ट ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है. अब देखिए जो डेल्टा जी है, ठीक है, डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव. अब अगर कह रहे हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो हमारा ई सेल क्या होता है फिर ऐसे वक्त पे, सो हमारा जो सेल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. बिल्कुल बराबर है. डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ई सेल क्या होगा हमारा, ई सेल हमारा पॉजिटिव होगा, राइट? ओके. तो अब देखिए जो रिएक्शन हमें ऊपर दिखाई है, जो सेल रिप्रेजेंटेशन हमें दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों हाफ रिएक्शंस लिख सकते हैं. एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर सॉलिड ऑक्सीडाइज टू Cu2 प्लस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1,
राइट, +2 इलेक्ट्रॉन। और जो कैथोड है, कैथोड पे Cu2+ which is of concentration C2, okay, +2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Cu। अब अगर हम इसका सेल रिएक्शन लिखे तो ठीक है, तो क्या होगा, अब हम जानते हैं सिमिलर टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, Cu2+ C2 giving a Cu2+ C1, right? Okay, so now using the cell equation, E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF, log of C1 by C2। तो अब देखिए, जो सेल हमें दिया गया है, ये जो सेल हमें यहाँ पे दिया गया है, दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये एक्चुअली क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, जिनमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कैथोड और एनोड एक ही सेम कॉम्पोजिशन से बने हुए होते हैं, एक ही सोल्यूशन होगा, बस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलग अलग होता है दोनों कंपार्टमेंट में। तो ऐसे सेल्स को हम कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कहते हैं। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का जो ई नॉट सेल होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ हम जीरो वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट से 298 केल्विन पे, तो फिर हम जानते हैं ये 2.303 RT अपॉन F, ये पूरा 0.0591 हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय 0.059 डिवाइडेड बाय n, बराबर है, डिवाइडेड बाय n, ठीक, लॉग ऑफ C1 बाय C2। अब देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए हमारा ई सेल जो है, हमारा ई सेल, एक तो हमने क्या कहा कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए। तो ई सेल पॉजिटिव तभी आएगा, ओके, ई सेल पॉजिटिव तभी आएगा जब C1 बाई C2 का रेशो लेस देन 1 होगा। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, समझ में आ रही है ना बात। C1 बाई C2 का जो रेशियो है वो लेस देन 1 होगा, तो हम लॉग ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ही हमारा आंसर, ई सेल का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अब C1 बाई C2 इज लेस देन 1, मतलब ही क्या, C1 शुड कम लेस देन C2, ओके, C1 शुड बी लेस देन C2। तो अगर हम दिए गए ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये कंडीशन सिर्फ हमारे एक ही ऑप्शन में फुलफिल होती है, दैट इज ऑप्शन ए, राइट। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू √2 ऑफ C1। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द गिब्स एनर्जी चेंज इन द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन इस, तो मतलब हमें गिब्स एनर्जी चेंज, ठीक है, मतलब क्या फाइंड करना है, डेल्टा जी फाइंड करना है हमें। ई नॉट दिए गए हैं दोनों हाफ सेल्स के, राइट, ठीक है, चलिए, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डेल्टा जी निकालेंगे, राइट, डेल्टा जी नॉट निकालेंगे, क्योंकि हमें जो पूछा गया है वो तो हमें डेल्टा जी पूछा है, दैट इज द गिव्स फ्री एनर्जी, राइट, ओके। लेकिन फिर सबसे पहले डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, -NF ई नॉट सेल, राइट। तो फिर हमारा ई नॉट सेल क्या होगा, पहले ई नॉट सेल क्या होगा हमारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड और एनोड, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, राइट, -0.16 -0.34, ऐसे ही करेंगे, राइट, यस और नो। क्योंकि अगर आप रिएक्शन को देखेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि टिन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इट विल बी, ये इवेंचुअली ऐसा किया हमने कि टिन की जो वैल्यू थी, राइट, उस टिन की जो इनॉट की वैल्यू है -0.16 माइनस द वैल्यू ऑफ द कॉपर दैट इज -0.34, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, -0.5 वोल्ट,
बराबर है, ठीक है। फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डेल्टा जी वाला। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 इंटू 96500 इंटू -0.5। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, +96500। यस और नो, राइट, ओके। अब देखिए ये जूल में होगा, लेकिन हमें तो डेल्टा जी पूछा है, डेल्टा जी नॉट नहीं पूछा है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज नहीं पूछा है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन है जो आप लोग लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, राइट। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू, वेयर व्हाट इज क्यू, क्यू होता है हमारा रिएक्शन क्वोशंट। क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वोशंट होता है। एंड व्हाट इज रिएक्शन क्वोशंट, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द concentration of reactant concentration of the products divided by the concentration of the reactants। ठीक है, ऐसा क्या निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करें, या अगर आप चाहिए तो इसको नेचुरल लॉग से लॉग टू द बेस 10 में भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, लॉग क्यू। अब डेल्टा जी कितना आया था, डेल्टा जी कितना आया है 96500, ठीक है, प्लस 2.303 इंटू आर दैट इज 8.314 इंटू टी दैट इज 298 लॉग क्यू। अब देखिए क्यू क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन को यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी नथिंग बट ये प्रोडक्ट है हमारा, राइट। ऑब्वियसली सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन तो 1 होता है, तो ये क्यू ऐसे नहीं बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस। तो देखो यहाँ पे ऊपर हमें दिया गया है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोलर है, कितना है 1 मोलर है, राइट। सो लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1, सो लॉग 1 जीरो होता है, अगर लॉग 1 जीरो है तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, बराबर है, राइट। तो पीछे बचता क्या है, सिर्फ 96500, 96500 जूल, राइट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। तो हमारा आंसर क्या आया, 96,500 जूल्स। Moving on to the next question. Next question says that 108 gram of silver is deposited at cathode from silver nitrate solution by a certain quantity of electricity. The volume in liter of oxygen produced at 273 Kelvin and 1 bar pressure from water by the same quantity of electricity is। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, राइट, फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितने होंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका मोलर मास भी 108 है और जितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ था वो भी 108 ग्राम था, तो मतलब 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। अब अगर हम देखें तो हम जानते हैं AgNO3 में Ag है Ag प्लस, तो अगर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दैट इज Ag प्लस इज रिड्यूस टू Ag। सो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे, सो एक मोल सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, बराबर है, राइट। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। सो इट मीन्स दैट 1 फैराडे चार्ज, okay, 1 फैराडे चार्ज is required to deposit 1 mole of Ag, टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ Ag। तो ठीक है, चलिए हमने ये तो ढूंढ लिया कि कितने चार्ज हमें लगेगा या कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें लगेगी, बराबर है। अब आगे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कितना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो सकता है वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके, ठीक है। तो देखिए अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन देखेंगे ना, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन ऐसे होती है कि 1 मोल ऑफ वाटर विल फॉर्म हाफ मोल ऑफ O2, देन 2H प्लस एंड
2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। तो मतलब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि 2 फैराडे ऑफ चार्ज डिपॉजिट्स, 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, सो 2 फैराडे डिपॉजिट्स हाउ मच, हाफ मोल ऑफ O2, है ना, हाफ मोल ऑफ O2। तो 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करेगा, कितना मोल O2 डिपॉजिट करेगा, सो 1 फैराडे डिपॉजिट्स 1/4 मोल ऑफ O2। कितने मोल O2 के डिपॉजिट किए, 1/4। लेकिन देखिए क्या हमें आंसर मोल में पूछा है, नहीं, हमें आंसर तो वॉल्यूम में पूछा गया है, बराबर है, ओके। तो फिर यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT, सो V इज इक्वल टू nRT बाई P, V इज इक्वल टू nRT बाई P। तो देखिए n की वैल्यू 1/4 है, रिमेंबर 1/4 मोल ना, तो n की वैल्यू 1/4 है, बराबर है। हम R क्या लेंगे यहाँ पे, अब क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो लीटर्स में है, तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हमारी R की 0.082, टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे दिया है 273 केल्विन प्रेशर हमारा टेम्परेचर है, 1 बार हमारा प्रेशर है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल मैथमेटिकली ऑपरेट दिस, यू विल गेट आंसर अबाउट 5.675 लीटर, 5.675 लीटर। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5.675 लीटर्स। So our next question is, the incorrect equation is, and we have been given 4 options and we have to identify that which of the equation is incorrect। इनमें से दिया गया कौन सा equation जो है वो incorrect है, right? Okay। अब इन equations को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे मोलार कंडक्टिविटीज के वैल्यू दिए गए हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें बस चेक करना है किस इक्वेशन में LHS और RHS इक्वल नहीं होंगे। अब पहले इक्वेशन की बात करें तो हम जानते हैं मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, कैटायन और एनायन का कंट्रीब्यूशन होती है, बराबर है। सो KCl K प्लस Cl, NaCl में Na और Cl, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस द कंट्रीब्यूशन और द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम, and here also there will be minus, right? हाँ, is equal to, वैसे ही molar conductivity of K, molar conductivity of Br minus the molar conductivity of sodium minus the molar conductivity of ब्रोमीन। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ क्लोरीन का और ब्रोमीन का जो कंट्रीब्यूशन है या जो मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई LHS इज इक्वल टू RHS। देख सकते हैं आप, लेट अस सी इन ऑप्शन बी क्या दिया है, सोडियम ब्रोमाइड, सो दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड ब्रोमीन एंड सोडियम आयोडाइड, सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड iodine is equal to molar conductivity of KBr, that is the molar conductivities of K plus Br minus, and sodium bromide, so that is sodium and bromine। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम का कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो रहा है और RHS में ब्रोमीन का कैंसिल हो रहा है, राइट, यस, ओके। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली जो हमारे LHS में आयंस है और जो RHS में है वो इक्वल नहीं है। लेट अस चेक ऑल्सो द अदर ऑप्शंस। वैसे तो बी ही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी एक बार CD को क्रॉस चेक करके देखते हैं। अब C में क्या है, एक तरफ वाटर है, तो वाटर में क्या है, H प्लस और OH, राइट। दूसरी तरफ क्या है, HCl, HCl हैज H प्लस एंड Cl प्लस NaOH, सो दैट इज सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। और उसके बाद क्या है, NaCl माइनस दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, सो दैट विल बी माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। अब जरा अगर हम इस LHS वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम सोडियम कैंसिल आउट, क्लोरीन क्लोरीन कैंसिल आउट, तो आखिर में LHS RHS के इक्वल है। इवन फॉर द लास्ट ऑप्शन सोडियम ब्रोमाइड, सो दैट इज सोडियम एंड ब्रोमीन minus NaCl, so that is minus the contribution of sodium minus the contribution of chlorine, which is equal to molar conductivity of KBr, so that is K plus and Br minus minus KCl, so that is minus K plus and
माइनस Cl माइनस। ओके, तो अगर लेफ्ट साइड में देखें तो सोडियम कैंसल आउट हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी सोडियम की, और राइट साइड में देखें तो पोटेशियम की कैंसल आउट हो रही है। यहाँ पे भी LHS RHS के इक्वल है। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें ये कंडीशन ओबे नहीं हो रही थी, और वो था हमारा ऑप्शन बी, राइट। So the incorrect equation is our option B. Moving on to the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। An acidic solution of dichromate is electrolyzed for 8 minutes using 2 ampere current as per the following equation. The amount of chromium 3 plus produced was 0.104 gram. The efficiency of the process in percentage is, and take F 96,000 coulomb, atomic mass of chromium 52. तो देखिए, ये एक रिएक्शन दी है, इसमें हमने 8 मिनट्स के लिए 2 एम्पियर का करंट पास किया था। तो मतलब सबसे पहले क्या हम यहाँ पे ये नहीं निकाल सकते कि कितना चार्ज पास किया गया था। सो दैट इज करंट इज अवर 2 एम्पियर इंटू 8 मिनट्स, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 960 कूलम। इतना चार्ज जो है वो पास किया गया था, बराबर है, ठीक है। अब देखिए, ये इतना चार्ज हमने पास किया है। अगर हम रिएक्शन को देखें, इफ यू लुक एट द रिएक्शन, तो हमें रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि भाई 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाएंगे, या 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें लगेंगे टू रिड्यूस 2 मोल्स ऑफ द क्रोमियम आयन टू Cr3 प्लस, है ना। रिएक्शन एक्चुअली ऐसी है कि यहाँ Cr2O7 में Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम पे है +6 का चार्ज, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कन्वर्ट रिड्यूस हो जाता है Cr+3 में, राइट। किस में रिड्यूस हो जाता है, Cr+3 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्रोमियम का रिडक्शन हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें ना एफिशिएंसी पूछी है, तो परसेंट एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, परसेंट एफिशिएंसी ऐसे निकलेगी कि जो मास हमें मिला है, okay, the amount of chromium which is obtained, that will be divided by the theoretical mass of Cr3 plus into 100, तो वो हमें देगा परसेंट एफिशिएंसी। अब एक्सपेरिमेंटली 0.104 ग्राम क्रोमियम तैयार हुआ, ओके, या डिपॉजिट हो गया बिकॉज ऑफ द 960 कूलम ऑफ चार्ज। तो थियोरेटिकल हमें मास जानना है किसका, Cr3 प्लस का। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या कह सकते हैं, दैट 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट 2 मोल ऑफ Cr3 प्लस। तो 6 मोल, सॉरी 6 मोल नॉट 9, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 6 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 6 इंटू 96500 कूलम। अब इन्होंने F हमें 9600 कूलम लेने को कहा है, सो 6 इंटू 96000 कूलम विल डिपॉजिट 2 मोल ऑफ क्रोमियम, राइट। सो देयरफॉर 960 कूलम कितने मोल डिपॉजिट करेगा, नहीं निकाल सकते हम, है ना। इतने से अगर 6 इंटू 96000 से 2 मोल डिपॉजिट हो रहे, तो 960 कूलम से कितने होंगे, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 960 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 96000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आएगा, 1/300 मोल्स। सो पहली बात तो कितने मोल्स डिपॉजिट हुए, 1/300। लेकिन अब ये जो आंसर है ये तो मोल्स में आया, सो देयरफॉर कितने ग्राम्स ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट हुए होंगे, कितने ग्राम्स ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट हुए होंगे, दैट इज 1/300 इंटू 52, है ना। हम सिर्फ क्या करेंगे, उस नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है, समझ में आ रही बात, ओके। तो फिर अब यहाँ तक कर लिया, तो अब हम यूज करेंगे परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला। हम क्या यूज करेंगे, परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला, राइट। दैट इज द एक्सपेरिमेंटल मास divided by the theoretical mass into 100, right? Okay, so percent efficiency is equal to theoretical mass, सॉरी एक्सपेरिमेंटल मास, दैट इज 0.104 जो हमें दिया है। theoretical कितना आया, 1/300 इंटू 52, और यहाँ पे ऊपर 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा आंसर 60% आता है। कितना आता है, 60%।
सो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था, हमें यहाँ पे नंबर इंसर्ट करना था। तो आंसर कितना आया हमारा? आंसर आया हमारा 60%। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ Fe2SO4 thrice is electrolyzed for X minute with a current of 1.5 ampere to deposit 0.3482 gram of Fe. The value of X is तो हमें क्या कहा, एक सॉल्यूशन है हमारा Fe2SO4 thrice। Fe2SO4 thrice का मतलब इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। ओके, फिर इसको हमने इलेक्ट्रोलाइज किया टू डिपॉजिट Fe, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगा और Fe3+ रिड्यूस हो जाएगा मेटालिक आयरन में, राइट? ओके, सो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हमें? 3 इलेक्ट्रॉन्स लगे, राइट? तो करंट 1.5 एम्पियर पास किया गया है। आई कितना है हमारा? 1.5 एम्पियर। टाइम हमें निकालना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। और कितना Fe डिपॉजिट हुआ है? 0.3482 ग्राम ऑफ Fe इज डिपॉजिटेड, राइट? ओके, अब जरा अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हम क्या कह सकते हैं? दैट 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन deposit 1 mole of Fe, 3 mole of electron deposit 1 mole of Fe। 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? 1 मोल Fe डिपॉजिट करते हैं, बराबर है? सो देयरफॉर मैं अगर चार्ज के टर्म्स में बात करूं, सो दैट इज 3 इंटू 96500 कूलम, ओके, विल डिपॉजिट हाउ मच Fe। 1 मोल की बात करें तो उसका मोलर मास कितना है? 56, तो मतलब 56 ग्राम डिपॉजिट करेंगे। तो देखिए, सो देयरफॉर फॉर 0.3482 ग्राम ऑफ Fe, ठीक है, इतने Fe के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, राइट? समझ में आ रही बात? ओके, तो अब ये निकालना है तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, 369500 इंटू 0.3482 डिवाइडेड बाई 56, ठीक है? तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1800 कूलम्स आता है। कितना आता है? 1800 कूलम्स। अब आपने चार्ज निकाल लिया तो अब आप एक फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा? Q इज इक्वल टू IT, राइट? सो Q कितना है? 1800 कूलम। ओके, करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। T हमें निकालना है, सो देयरफॉर T इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 1.5, आंसर आएगा 1200। बट रिमेंबर दिस आंसर इज इन सेकेंड्स, राइट? दिस आंसर इज इन सेकेंड्स, क्योंकि हमारा करंट एम्पियर में है, चार्ज हमारा कूलम में है, तो टाइम हमारा सेकेंड्स में आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में मिनट में पूछा है, हाँ, तो इसे 60 से डिवाइड कीजिए बस, तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1200 सेकेंड्स मतलब भी कितने? 20 मिनट्स, राइट? तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या आई? फिर 20 आई। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The quantity of electricity in Faraday needed to reduce 1 mole of dichromate to chromium is, ठीक है? अब हम जानते हैं डाइक्रोमेट आयन को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, बराबर है? किसमें? Cr3+ में। अब यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, तो +6 से +3 में रिड्यूस हो रहा है क्रोमियम, राइट? तो मतलब कितने टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है यहाँ पे? टोटल देयर इज अ गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देयर आर 2 क्रोमियम, राइट? सो how much moles of electrons are required? 6 moles of electrons are required. Now we very well know that there is a charge of 1 Faraday on 1 mole of electron. So therefore 6 Faraday charge is required. This much charge or this much electricity is required to reduce 1 mole of dichromate ion to Cr3+. So यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? 6. So moving on to the next question. Our next question is, the resistivity of a 0.8 molar solution of an electrolyte is 5 into 10 raised to minus 3 ohm centimeter. Its molar conductivity is dash into 10 raised to 4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा बस वो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया है? हमें दिया है रेजिस्टिविटी, दैट इज रो इज इक्वल टू 5 into 10 raised to minus 3 ओहम सेंटीमीटर, राइट? ओके, सो पहले तो कप्पा क्या होगा? 1/रो,
दैट इज 1/5 इंटू 10⁻⁻³ इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 200 साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, राइट, 200 साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। देन मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी, सो दैट इज 200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.8 मोलर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25 इंटू 10⁻⁴ साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मतलब 10⁴ यहाँ पे दिया हुआ है तो आगे का नंबर यहाँ पे क्या होगा 25। तो आंसर क्या है हमारा 25। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में एक ग्राफ दिख रहा है। फॉलोइंग फिगर शोज डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। Lambda m naught is the limiting molar conductivity. The number of incorrect statements from the following is न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है उनका नंबर बस हमें बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द लैम्डा एम नॉट फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन। अब ये ग्राफ, ये थियोरेटिकल पार्ट थियोरी में हमने पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि इस ग्राफ में एक्चुअली स्ट्रेट लाइन जो बी है इलेक्ट्रोलाइट वो जरूर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, राइट, और जो ए है वो क्या होगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। ओके, सो ए इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मतलब द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब हमने सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दिया है कि फर्दर उसकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन इस लाइन को अगर हम देखें तो हम इसको एक्सट्रापोलेट भी करेंगे ऊपर तो ये हमारे वाई एक्सिस से मिलेगी नहीं, ठीक है, इट विल नॉट ज्वाइन इट। सो ये गलत है, एक्सट्रापोलेशन से ए की वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हम कभी नहीं निकाल पाते हैं, राइट, उसके लिए हम कोरलाश लॉ यूज करते हैं। देन सेकेंड स्टेटमेंट, फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी lambda m versus c graph is a straight line with intercept equal to lambda m नॉट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन को देखिए अगर पीछे खींचेंगे तो ये इंटरसेप्ट है और इसी को हम क्या कहते हैं लैम्डा एम नॉट, दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मतलब बी स्टेटमेंट करेक्ट है। At infinite dilution, the value of degree of dissociation approaches zero for electrolyte B. ये गलत है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो नहीं होगी, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। देन ऑप्शन डी, lambda m naught for electrolyte A or B can be calculated by using the lambda naught values of individual ions. बिल्कुल राइट, और यही तो कोरलाश लॉ कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंडिविजुअल आयंस के मोलर कंडक्टिविटीज का सम होती है। तो मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो टोटल इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं ए और सी, सो दैट इज 2, दैट इज 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट at 298 Kelvin 1 liter solution containing 10 millimole of dichromate and 100 millimole of chromium 3 plus shows a pH of 3। रिएक्शन हमें दी गई है, वैल्यूज दिए गए हैं, पोटेंशियल इस सेल के लिए आता है x इंटू 10⁻³ वोल्ट और हमें उस x की वैल्यू ढूंढनी है। सो जो रिएक्शन हमें यहाँ पे दी गई है वो रिएक्शन एक्चुअली कैसी है, डाइक्रोमेट आयन in acidic medium is reduced to Cr3 plus, is reduced to Cr3 plus, right? Okay, अब देखिए, so इस रिएक्शन के लिए n is equal to 6 है, that is the number of electrons that are transferred, that or the number of electrons that are gained in this reduction process। तो अब E सेल का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, E सेल is equal to E नॉट सेल minus 0.059 divided by n log of concentration of Cr3 plus का square divided by concentration of Cr2O7 that is dichromate ion raised to 1 and H plus raised to 40, ऐसा इक्वेशन लिखेंगे, बराबर है। अब देखिए अगर हमें pH दिया गया है 3
तो मतलब ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, क्योंकि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस होता है, बराबर है। सो देयरफॉर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जरूर कितना रहा होगा, 10⁻³ मोलर, बराबर है। ओके, लेकिन उसके साथ देखिए हमें जो डाइक्रोमेट और क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो कैसा दिया है, 1 लीटर में उतने नंबर ऑफ मिलीमोल्स है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3+ कितना दिया है, Cr क्रोमियम का 100 मिलीमोल्स, 100 मिलीमोल्स पर लीटर, 100 मिलीमोल्स पर लीटर, 1 लीटर में है। तो 100 मिलीमोल्स ही मतलब कितना हुआ, 100 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर, तो मतलब ही कितना, 10⁻⁻1 मोल पर लीटर आया इसका कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। ओके, अब इसके बाद हम निकालेंगे डाइक्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसी तरीके से। तो देखिए फिर डाइक्रोमेट आयन दैट इज Cr2O7 2 माइनस कितने हैं, 10 मिलीमोल्स दिए हैं पर लीटर। सो 10 मिलीमोल्स पर लीटर मतलब ही 10 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, तो ये कितना आया, 10⁻⁻² मोल पर लीटर, राइट। ओके, तो अब यही वैल्यूज हम ई सेल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1.330 था हमारा ई नॉट सेल, बराबर है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऊपर था क्रोमियम का दैट इज 10⁻⁻1 का स्क्वायर, नीचे डाइक्रोमेट का 10⁻⁻2 और हाइड्रोजन का 10⁻³ अब हमें बस क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है। सो 1.330 माइनस, अब यहाँ पे 0.06 भी ले लेंगे राउंड ऑफ करके, तो ये 0.06 डिवाइडेड बाई 6 लॉग ऑफ ये क्या बचेगा, 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻42 -2 10 की पावर हमने कैंसिल कर दी, क्या बचा 1.330 माइनस 0.01 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻42 बराबर है, ये क्या आएगा 1.330 माइनस 0.01 इंटू 42, सो दैट इज इक्वल टू 1.330 माइनस 0.42, हमारा आंसर आएगा 0.917, जिसको हम 917 इंटू 10⁻³ वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, x इंटू 10⁻³ वोल्ट, मतलब x कितना आया, 917 वोल्ट आया।